हेलो स्टूडेंट, मैं हूं आपका फिजिक्स गुरु श्रीराम यादव। फिजिक्स की ऑनलाइन क्लासेज में आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स गुरु एसआर यादव पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। स्टूडेंट पिछली क्लास में अभी तक अपन ने प्रतिरोध और प्रतिरोधकता के बारे में अध्ययन किया था। प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोधकता के बारे में अपन ने पढ़ा था। प्रतिरोध किसी चालक में धारा प्रवाह के मार्ग में उत्पन्न होने वाला जो अवरोध था उसे अपन ने प्रतिरोध नाम दिया था। ओम के नियम में जो समानुपाती नियतांक लिया है उसे अपन ने चालक का प्रतिरोध नाम दिया था। तो यहाँ पर उसी प्रतिरोध के बारे में अपन आगे कुछ पढ़ने वाले हैं और वो प्रतिरोध है यहाँ पर विद्युत प्रतिरोध, जिसे मैं प्रतिरोध को ही विद्युत प्रतिरोध यहाँ पर कह रहा हूँ, अलग नहीं है, वही चीज है यहाँ पर प्रतिरोध। तो यहाँ पर विद्युत प्रतिरोध जो है वो होता क्या है, इसकी डेफिनेशन अपन पहले पढ़ चुके हैं स्टूडेंट। डेफिनेशन आप अच्छी तरह समझ गए होंगे, उसी डेफिनेशन को मैं यहाँ पर फिर से दर्शा रहा हूँ स्टूडेंट। देखो डेफिनेशन क्या है, किसी चालक का वह गुण, डेफिनेशन देखो इसकी, किसी चालक का वह गुण जो चालक में धारा प्रवाह के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है उसे विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। चालक के उस गुण को अपन विद्युत प्रतिरोध कह रहे हैं। तो यहां पर जो विद्युत प्रतिरोध है वो क्या है, चालक का गुण, चालक का वह गुण जो चालक में धारा प्रवाह के मार्ग में क्या उत्पन्न करता है, अवरोध उत्पन्न करता है, उस गुण को अपन क्या कह रहे हैं, चालक का विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। तो ये डेफिनेशन इसकी क्लियर हो गई होगी स्टूडेंट। अगर पिछली क्लास में भी इसके बारे में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर प्रतिरोध होता क्या है, इसकी डेफिनेशन यहाँ पर क्लियर हुई। मतलब यहाँ पर प्रतिरोध कैसे उत्पन्न हो रहा है इसकी अपन बात करें तो यदि अपन किसी चालक के सिरों के मध्य विभवांतर आरोपित करते हैं तो विभवांतर आरोपित करने पर जब मुक्त इलेक्ट्रॉन चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर यादृच्छिक गति करते हुए चलते हैं तो उस यादृच्छिक गति में ये मुक्त इलेक्ट्रॉन अन्य इलेक्ट्रॉनों से या फिर परमाणुओं से भी संघट करते हैं और इसी संघट की क्रिया में जो अवरोध उत्पन्न हो रहा है उसे अपन विद्युत प्रतिरोध कह रहे हैं स्टूडेंट। मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर विभवांतर आरोपित करने पर गति करता है तो उस गति में वो अन्य इलेक्ट्रॉनों से या फिर परमाणुओं से संघट करता है। इस क्रिया में जो अवरोध उत्पन्न हो रहा है उसी अवरोध को अपन विद्युत प्रतिरोध कह रहे हैं स्टूडेंट। समझ गए। यहां पर जो विद्युत प्रतिरोध है उस विद्युत प्रतिरोध को दो प्रकार से विभाजित किया गया है। ये दो प्रकार क्या है, मतलब प्रतिरोध मुख्यतः दो प्रकार का है। प्रतिरोध दो प्रकार के होते हैं। अब ये प्रतिरोध दो प्रकार के कौन कौन से हैं, यदि इसके बारे में अपन देखें तो प्रतिरोध के दो प्रकार है यहां पर। इसका पहला प्रकार ओमीय प्रतिरोध, ओमीय प्रतिरोध, और दूसरा प्रकार है स्टूडेंट इसका अनओमीय प्रतिरोध। ओमिक एवं नॉन ओमिक रेजिस्टेंस क्या है वो यहां पर अब अपन आगे पढ़ने वाले हैं। इसके दो प्रकार अपन ने यहां पर बताए, ओमीय और अनओमीय प्रतिरोध। तो यहां पर ये ओमीय प्रतिरोध होता क्या है, सबसे पहले मैं यहां पर डिफाइन करना चाहूंगा स्टूडेंट इसको, ओमीय प्रतिरोध। ये ओमीय प्रतिरोध क्या है, सबसे पहले मैं यहां पर इसको डिफाइन करना चाहूंगा। ओमीय और अनओमीय प्रतिरोध नाम से स्पष्ट हो रहा है। इसकी अपन सरल सी भाषा में ये कह सकते हैं कि ओम के नियम की पालना और ओम के नियम की अनुपालना नहीं करना, उसकी पालना करना उसकी अनुपालना नहीं करना, ये ओमीय और अनओमीय प्रतिरोध के बारे में यहाँ पर है। तो देखो यहाँ पर पहले मैं ओमीय प्रतिरोध की बात कर रहा हूँ, ओमीय प्रतिरोध की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर ओमीय प्रतिरोध
जो प्रतिरोध ओम के नियम का पालन करते हैं उन प्रतिरोधों को अपन ओमीय प्रतिरोध कहते हैं। जो प्रतिरोध ओम के नियम का पालन कर रहे हैं, तो यहाँ पर इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, वे प्रतिरोध जो ओम के नियम का पालन करते हैं, वे प्रतिरोध जो ओम के नियम का पालन करते हैं, वे प्रतिरोध जो ओम के नियम का पालन करते हैं उन्हें ओमीय प्रतिरोध कहते हैं। तो यहां पर इसकी डेफिनेशन, वे प्रतिरोध जो ओम के नियम का पालन करते हैं उन प्रतिरोधों को अपन ओमीय प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, इन प्रतिरोधों के लिए धारा और विभवांतर के मध्य खींचा गया जो वक्र है वो सरल रेखा के रूप में प्राप्त होता है। मतलब यहाँ पर जो प्रतिरोध ओम के नियम का पालन करेंगे उन प्रतिरोधों के लिए ओम के नियम के अनुसार धारा और विभवांतर के मध्य खींचा गया जो वक्र है वो सरल रेखा के रूप में प्राप्त होगा। तो इनके लिए क्या लिख सकते हैं, इनके लिए धारा एवं विभवांतर के मध्य खींचा गया वक्र सरल रेखा के रूप में प्राप्त होता है, सरल रेखीय होता है। किनके लिए, ओमीय प्रतिरोधों के लिए धारा और विभवांतर के मध्य खींचा गया जो वक्र है वो कैसा होगा स्टूडेंट, धारा और विभवांतर के मध्य खींचा गया वक्र सरल रेखीय होता है। क्योंकि ओम के नियम की अनुपालना करते हैं और ओम के नियम के अनुसार V समानुपाती होता है I के, इसलिए V और I के मध्य खींचा गया जिसे अपन VI वक्र कह रहे हैं वो VI वक्र यहाँ पर कैसा होगा, VI वक्र यहाँ पर सरल रेखीय होगा। V और I के मध्य खींचा गया वक्र यहाँ पर कैसा होगा, सरल रेखीय होगा स्टूडेंट। VI वक्र यहाँ पर सरल रेखीय होगा किसके लिए, ओमीय प्रतिरोधों के लिए। ओमीय प्रतिरोधों के लिए ये वक्र कैसा होगा, सरल रेखीय प्राप्त होगा। कैसा रहेगा स्टूडेंट, सरल रेखीय, क्योंकि ओम के नियम की अनुपालना करते हैं ये, इसलिए यहाँ पर उनके मध्य खींचा गया जो वक्र V और I के मध्य खींचा गया जो वक्र है वो कैसा होगा, सरल रेखीय होगा स्टूडेंट। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर अपन देखें तो यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में अपन कह सकते हैं, यदि अपन किसी बल्ब के तंतु की बात करें, बल्ब का तंतु है वो ओम के नियम की अनुपालना करता है, यदि उसके सिरों पर विभवांतर आरोपित करते हैं तो उसमें प्रवाहित होने वाली धारा और विभवांतर के मध्य खींचा गया जो वक्र है वो सरल रेखा के रूप में प्राप्त होता है। फिर अपन दूसरी बात करें, यहाँ पर विद्युत स्त्री है, विद्युत प्रेस ये ओम के नियम की अनुपालना करती है। यदि अपन विद्युत प्रेस या विद्युत स्त्री की बात करें तो यदि उसके सिरों के मध्य विभवांतर आरोपित करते हैं तो धारा और विभवांतर के मध्य खींचा गया जो वक्र है वो सरल रेखा के रूप में प्राप्त होगा। समझ गए, ऐसा वक्र यहाँ पर इनके लिए प्राप्त होता है। किनके लिए, ओमीय प्रतिरोधों के लिए। ओमीय प्रतिरोधों की अपन बात कर रहे थे तो ओमीय प्रतिरोधों के लिए धारा और विभवांतर के मध्य खींचा गया वक्र सरल रेखा के रूप में प्राप्त होता है। समझ गए स्टूडेंट। दूसरी बात करें यहाँ पर अनओमीय प्रतिरोध, दूसरा प्रकार यहाँ पर क्या है, दूसरा प्रकार है अनओमीय प्रतिरोध। अनओमीय प्रतिरोध क्या है, नॉन ओमिक रेजिस्टेंस क्या है उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर। जैसे अपन ने ओमीय प्रतिरोध पढ़ा उसी प्रकार अनओमीय प्रतिरोध, नाम से स्पष्ट हो रहा है अनओमीय प्रतिरोध वे प्रतिरोध जो ओम के नियम की अनुपालना नहीं करते हैं, जो ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं, उन प्रतिरोधों को अपन क्या कहते हैं, अनओमीय प्रतिरोध कहते हैं। तो क्या डेफिनेशन होगी इसकी, वे प्रतिरोध जो ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं उन्हें अनओमीय प्रतिरोध कहते हैं। कौन से प्रतिरोध,
जो प्रतिरोध ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं, जो प्रतिरोध ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं, उन प्रतिरोधों को ही अपन, जो प्रतिरोध ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं, यहां पर क्या था, जो प्रतिरोध ओम के नियम का पालन करते हैं उन्हें ओमीय प्रतिरोध कह रहे थे, लेकिन यहां पर जो ओम के नियम का पालन नहीं करते उन्हें अनओमीय प्रतिरोध कहते हैं। अब ये प्रतिरोध ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं, तो इस अवस्था में ये कहा जा सकता है कि इनके लिए V और I के मध्य खींचा गया वक्र है वो सरल रेखीय न होकर वक्राकार या वक्रीय होता है। तो यहां पर इनके लिए यहां पर क्या हो जाएगा, इनके लिए VI वक्र सरल रेखीय, इनके लिए VI वक्र सरल रेखीय न होकर वक्रीय रेखा के रूप में होता है। वक्रीय रेखा के रूप में होता है इनके लिए VI वक्र, वक्राकार होता है इन वक्र, इनके प्रतिरोधों के लिए VI वक्र सरल रेखीय नहीं होता है। कैसा होता है, वक्राकार वक्रीय रेखा के रूप में होता है अनओमीय प्रतिरोधों के लिए धारा और विभवांतर के मध्य खींचा गया वक्र। क्योंकि यहाँ पर ये प्रतिरोध ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं तो इनके लिए V समानुपाती I नहीं होगा। यहाँ पर तो क्या था कि V समानुपाती I था, ये चीज यहाँ पर लागू हो रही थी, लेकिन यहाँ पर V समानुपाती I नहीं होता है, ये नहीं है यहाँ पर, ये होता है यहाँ पर ओमीय प्रतिरोधों में, लेकिन अनओमीय प्रतिरोधों में V समानुपाती I नहीं होता है क्योंकि ये ओम के नियम की अनुपालना नहीं करते हैं। तो इसलिए इनके मध्य खींचा गया जो वक्र है वो वक्रीय होता है, सरल रेखा के रूप में नहीं होता है। एग्जाम्पल के रूप में अपन देखें तो डायोड ट्रांजिस्टर, डायोड और ट्रांजिस्टर है वो ओम के नियम का पालन नहीं कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर ये दोनों उपकरण, इनमें धारा और विभवांतर के मध्य खींचा गया वक्र सरल रेखा के रूप में नहीं होता है। यदि इनके वक्र की अपन बात करें, धारा और विभवांतर के मध्य खींचे गए वक्र की अपन बात करें तो इनका VI अभिलाक्षणी वक्र, इनका VI अभिलाक्षणी वक्र अपन देखें तो यहाँ पर V और I के मध्य खींचा गया जो वक्र है वो सरल रेखीय नहीं होता है, वक्रीय रेखा के रूप में प्राप्त होता है। समझ गए। डायोड और ट्रांजिस्टर के लिए धारा और विभवांतर के मध्य खींचा गया जो वक्र है वो इस प्रकार होता है। तो यहाँ पर खींचा गया वक्र सरल रेखा के रूप में था, लेकिन यहाँ पर खींचा गया वक्र सरल रेखा के रूप में नहीं है, वो वक्रीय रेखा के रूप में यहाँ पर, क्योंकि ओम के नियम की अनुपालना नहीं करते हैं। V समानुपाती I नहीं होता है, V समानुपाती I नहीं होता है, V समानुपाती I होता है यहाँ पर ओमीय प्रतिरोधों के लिए। तो यहाँ पर विद्युत प्रतिरोध क्या है, इसके दो प्रकार अपन ने यहाँ पर स्टडी किए हैं, ओमीय प्रतिरोध और अनओमीय प्रतिरोध। नाम से स्पष्ट हो रहे हैं, ओमीय प्रतिरोध जो ओम के नियम की अनुपालना करते हैं उन्हें अपन क्या कह रहे हैं, ओमीय प्रतिरोध, और जो प्रतिरोध ओम के नियम की अनुपालना नहीं कर रहे हैं उन्हें क्या कह रहे हैं, अनओमीय प्रतिरोध। इनके लिए धारा और विभवांतर VI वक्र कैसा मिल रहा है, वक्रीय रेखा के रूप में मिल रहा है, इनमें VI वक्र कैसा मिल रहा है, सरल रेखीय रेखा के रूप में प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पर ओमीय और अनओमीय प्रतिरोध नाम से स्पष्ट हो रहा है, ओम के नियम की पालना होती है ओमीय प्रतिरोध में और अनओमीय प्रतिरोध में ओम के नियम की पालना नहीं होती है। स्टूडेंट समझ गए। तो यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। विद्युत प्रतिरोध के ये दो प्रकार अपन ने यहाँ पर स्टडी किए। अब यहाँ पर इनके बाद में प्रतिरोध से संबंधित आगे और टॉपिक बढ़ाता हूं, प्रतिरोध और भी है यहाँ पर। विद्युत प्रतिरोध क्लियर हो गया स्टूडेंट। यहाँ पर इसके दो प्रकार ओमीय प्रतिरोध और अनओमीय प्रतिरोध अपन ने स्टडी किया है, क्लियर है। अब यहाँ पर बात कर रहा हूं मैं आगे कुछ टॉपिक, आगे कुछ टॉपिक ले रहा हूं मैं। अभी कार्बन प्रतिरोध की अपन और बात कर रहे हैं। नाम सुना होगा स्टूडेंट, कार्बन प्रतिरोध। एक प्रतिरोध ये भी होता है, अपन ने ओमीय और अनओमीय प्रतिरोध पढ़ लिया, लेकिन अब कार्बन प्रतिरोध के बारे में और पढ़ने वाले हैं आगे। तो यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, इसके नोट्स ये एक तरह से आपके ये, तो इन्हें नोट करना है ऐसे कैसे। अब देखो यहाँ पर प्रतिरोध के बारे में आगे और बढ़ता हूँ स्टूडेंट में। अब वो प्रतिरोध क्या है उसके बारे में देखो थोड़ा सा।
कार्बन प्रतिरोध की बात कर रहा हूं। विद्युत प्रतिरोध जिसके दो प्रकार अपन ने पढ़े। अब यहां पर विद्युत प्रतिरोध के बाद में एक प्रतिरोध और लेता हूं स्टूडेंट में आज की क्लास में, वो क्या है? कार्बन प्रतिरोध क्या होता है? एक प्रतिरोध ये भी है, कार्बन प्रतिरोध क्या है, इसके बारे में मैं आगे और पढ़ाने वाला हूं। तो देखो यहां पर कार्बन प्रतिरोध नाम से स्पष्ट हो रहा है, कार्बन प्रतिरोध ऐसे प्रतिरोध जो कार्बन के बने होते हैं। ये इसकी सिंपल सी डेफिनेशन अपन दे सकते हैं। ऐसे प्रतिरोध जो कार्बन के बने होते हैं, ऐसे प्रतिरोध जो कार्बन के बने होते हैं उन्हें कार्बन प्रतिरोध कहते हैं। उन्हें अपन क्या कह रहे हैं? कार्बन प्रतिरोध कहते हैं। तो ये इसकी सिंपल सी डेफिनेशन, कार्बन प्रतिरोध जो कार्बन के बने होते हैं उन प्रतिरोधों को अपन क्या कह रहे हैं? कार्बन प्रतिरोध कहते हैं स्टूडेंट। समझ गए? ये जो प्रतिरोध है, इन प्रतिरोधों के मान उच्च होते हैं, इनके मान उच्च होते हैं तथा ये सस्ते होते हैं। कार्बन प्रतिरोध जो है वो सस्ते होते हैं। इस कारण विद्युत प्रतिरोधों में अधिकांशतः जितने भी विद्युत परिपथ हैं उन विद्युत परिपथों में कार्बन प्रतिरोध का ही उपयोग किया जाता है, क्योंकि सस्ते होते हैं ये, साथ ही कार्बन के बने होते हैं। नाम से स्पष्ट हो रहा है कार्बन प्रतिरोध जो कार्बन के बने होते हैं उन्हें अपन क्या कह रहे हैं? कार्बन प्रतिरोध कह रहे हैं। तो यहां पर कार्बन प्रतिरोध ये उच्चतम होते हैं, इनके मान उच्चतम होते हैं और ये सस्ते होते हैं, इस कारण विद्युत परिपथों में इनका उपयोग अधिकांशतः किया जाता है। सही है? अब देखो यहां पर कार्बन प्रतिरोध की और क्या विशेषता है। तो यहां पर जो कार्बन प्रतिरोध है, इस कार्बन प्रतिरोध को देखकर आप पता लगा सकते हो कि इसके प्रतिरोध का मान कितना है। देखो यहां पर कैसे कार्बन प्रतिरोध कैसे होते हैं। देखो इधर कार्बन प्रतिरोध जो है वो इस प्रकार बेलनाकार आकृति के रूप में होते हैं। इस प्रकार बेलनाकार आकृति के रूप में कार्बन प्रतिरोध होते हैं और यहां पर इसके दोनों सिरों पर दो तार, संयोजन तार जुड़े हुए होते हैं। ठीक है? इसके साथ ही यहां पर कार्बन प्रतिरोध पर 4 अलग अलग रंगों की पट्टियां होती हैं। 4 अलग अलग रंग हैं जिनकी पट्टियां कार्बन प्रतिरोध के ऊपर बनी हुई होती है। सही है? 4 विभिन्न रंगों की पट्टियां इनके ऊपर बनी हुई होती है। इन पट्टियों के रंगों के आधार पर ही अपन इस प्रतिरोध का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो देखो यहां पर ये पट्टियां किसको व्यक्त करती है वो देखो। तो यहां पर कार्बन प्रतिरोध में जो प्रथम 2 पट्टियां हैं, पहली 2 पट्टियां, ये पहली 2 पट्टियां व्यक्त करती है सार्थक अंक को। किसको व्यक्त कर रही है? प्रथम 2 पट्टियां सार्थक अंक को परिभाषित करती है, उस रंग का सार्थक अंक अपने को लेना है। सही है? तीसरी पट्टी है वो किसको व्यक्त कर रही है? तीसरी पट्टी जो है वो व्यक्त करती है दशमलव गुणांक को। तीसरी पट्टी किसको व्यक्त करती है? दशमलव गुणांक को व्यक्त करती है। उस रंग का दशमलव जो गुणांक है वो क्या होगा? उसको व्यक्त करती है। और चौथी पट्टी है वो किसको व्यक्त करती है? चौथी पट्टी है वो सहता प्रतिशत को व्यक्त करती है। किसको व्यक्त करती है? सहता प्रतिशत को व्यक्त करती है तीसरी चौथी पट्टी। सहता प्रतिशत कितनी होती है उस रंग का? एक जो भी रंग लिया जा रहा है उस रंग के लिए या फिर उस प्रतिरोध के लिए उसका जो विचरण मान है वो क्या होगा? एक प्रास क्या होगी उस प्रतिरोध की? वो प्रास यहाँ पर सहता प्रतिशत के रूप में दी जाएगी। समझ गए स्टूडेंट? तो यहाँ पर कार्बन प्रतिरोध के ऊपर यदि चौथी पट्टी नहीं होती है तो उस अवस्था में जो सहता प्रतिशत है वो 20% अपने को लेनी होगी। समझ गए?
चौथी पट्टी, क्योंकि कभी कभार 3 पट्टियां होती है, चौथी पट्टी नहीं होती है। चौथी पट्टी नहीं होती है तो उस अवस्था में जो सहायता प्रतिशत है वो कितना लेना है अपने को, 20% लेना है। समझ गए? तो यहां पर प्रथम 2 पट्टी किसको व्यक्त कर रही है? प्रथम 2 पट्टियां किसको व्यक्त कर रही है? सार्थक अंक को व्यक्त कर रही है। समझ गए? तीसरी जो पट्टी है वो व्यक्त कर रही है दशमलव गुणांक को। चौथी पट्टी व्यक्त कर रही है सहायता प्रतिशत को। चौथी पट्टी यहां पर किसको व्यक्त कर रही है? सहायता प्रतिशत को व्यक्त कर रही है। तो यहां पर कार्बन प्रतिरोध में 4 अलग अलग रंगों की पट्टियां होती है और प्रत्येक पट्टी अलग अलग मान को दर्शा रही है। वो मान इस प्रकार होंगे। सही है? यदि चौथी पट्टी नहीं है, यदि चौथी पट्टी नहीं है तो सहायता प्रतिशत 20% होगी। यदि चौथी पट्टी नहीं होती है तो सहायता प्रतिशत कितनी होगी? 20% होगी सहायता प्रतिशत का मान। समझ गए? अब यहां पर विभिन्न रंगों के लिए ये दशार्थक अंक, दशमलव गुणांक और सहायता प्रतिशत कितना होगा वो यहां पर अपने को ज्ञात करना है। यहां पर इनको ज्ञात करने के लिए एक वर्ण कोड सारणी दी हुई है। समझ गए? ये वर्ण कोड सारणी है वो प्रत्येक रंग के लिए सार्थक अंक, दशमलव गुणांक और सहायता प्रतिशत को व्यक्त करती है। तो यहां पर ये वर्ण कोड टेबल है क्या? इस वर्ण कोड सारणी की अपन बात करें, क्या है? वर्ण कोड सारणी। इसके आधार पर ही सहायता प्रतिशत को प्रत्येक कार्बन प्रतिरोध के मान को ज्ञात किया जाता है। किसके आधार पर? वर्ण कोड सारणी के आधार पर इनको ज्ञात किया जाता है। ठीक है? तो यहां पर सारणी बनाए, देखो सारणी के लिए सबसे पहले प्रयुक्त अक्षर पहली बात, दूसरा रंग का नाम, तीसरा सार्थक अंक, चौथा दशमलव गुणांक और चौथा कॉलम होगा इसमें सहायता प्रतिशत के लिए। समझ गए? अपने को एक सारणी बनानी है, उस सारणी में कॉलम्स के जो नाम है वो अपने इस प्रकार लेंगे। प्रयुक्त संकेत ले लो या अक्षर ले लो। प्रयुक्त संकेत, रंग का नाम क्या है, सार्थक अंक क्या है। तो यहां पर सबसे पहले मैं प्रयुक्त संकेतों को यहां पर व्यक्त करता हूं। तो देखो प्रयुक्त संकेत B, B, R, O, Y, G, B, V, G। B, B, R, O, Y। समझ गए? तो यहां पर इन रंगों का क्रम अपन ने दर्शा दिया ही। अब ये रंग कौन कौन से है वो देखो। बी यहां पर ब्लैक, काला रंग। ठीक है? यहां पर बी ब्राउन, भूरा रंग। यहां पर आर रेड, लाल रंग। यहां पर ओ ऑरेंज, नारंगी रंग। वाई येलो, पीला रंग। जी ग्रीन, हरा रंग। बी ब्लू,
नीला रंग, वी वॉयलेट बैंगनी रंग, जी ग्रे दूसर स्लेटी रंग जिसे अपन कह सकते हैं। सही है। इसके बाद में यहां पर सार्थक अंकों की अपन बात करें, देखो यहां पर नीचे रंग और देख लो पहले, सारणी में पूरी नोट कर रहा हूं यहां पर। एक डब्लू व्हाइट सफेद, फिर जी एस, और इनके लिए अपन संकेताक्षर ना लें तो भी चलेगा, जी गोल्ड, एस सिल्वर और नो कलर। गोल्ड सुनहरा, सिल्वर चांदी रजत, और ये है वर्णहीन बिना रंग। सही है। तो यहां पर इन रंगों के लिए ये संकेताक्षर जो है वो इस प्रकार रहेगा। सही है। सार्थक अंक 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। सही है। ये इनका सार्थक अंक रहेगा। इन तीनों रंगों के लिए कोई सार्थक अंक नहीं। फिर बात करें अपन दशमलव गुणांक की, तो जो सार्थक अंक है उसी को 10 की घात के रूप में ले लो। सही है। 10 की घात 1, 10 की घात 2, 10 की घात 3, 10 की घात 4, 10 की घात 5, 10 की घात 6, 10 की घात 7, 10 की घात 8, 10 की घात 9, 10 की घात -1 और 10 की घात -2। गोल्ड और सिल्वर के लिए भी दशमलव गुणांक यहां पर दर्शाया जा सकता है। ओके स्टूडेंट, अब यहां पर सहता प्रतिशत की बात करें तो सहता प्रतिशत इनमें से किसी भी रंग के लिए नहीं है। सहता प्रतिशत केवल अंतिम 3 रंगों के लिए ±5%, ±10% और ±20%। ये सहता प्रतिशत है। तो इसे बोलते हैं अपन वर्ण कोड सारणी, जिसमें विभिन्न रंग अपने को यहाँ पर दिए हुए हैं। और इस सारणी को याद रखने का तरीका, एक सेंटेंस यहाँ पर बता रहा हूं, वो क्या है? बीबी रॉय, GBVG, वेल, गुड, सॉरी, नो थैंक्स। इस सेंटेंस के आधार पर इस वर्ण कोड सारणी के रंगों के क्रम को याद रखा जा सकता है। एक कहानी यहां पर मैं आपको बता सकता हूं स्टूडेंट, इसके याद रखने के लिए, कि बीबी रॉय एक अंग्रेजी नौकर है। बीबी रॉय कौन है? एक अंग्रेजी नौकर है। समझ गए? तो बीबी रॉय एक अंग्रेजी नौकर का नाम है। इसे याद रखने के लिए कहानी मैं आपको सुना सकता हूं। बीबी रॉय एक अंग्रेजी नौकर का नाम है। ठीक है। तो यहां पर एक मालकिन अपने नौकर को पुकारती है बीबी रॉय। मालकिन नौकर को पुकार रही है, उसके नाम से क्या? बीबी रॉय। तो नौकर जवाब देता है GBVG। मालकिन को कहता है, क्या कहकर पुकारता है? GBVG। मालकिन उसको कहती है वेल गुड। जो भी उसने काम किया उस काम के लिए मालकिन नौकर को बोलती है वेल गुड। उसके अच्छे काम के लिए उसको वेल गुड बोलती है और नौकर उसको जवाब देता है नो थैंक्स, इट्स माय प्लेजर। ये कहकर इस सेंटेंस को पूरा करता है। तो एक नौकर और मालकिन के बीच की वार्तालाप के रूप में इसे याद रखा जा सकता है। बीबी रॉय, मालकिन आवाज लगाती है, नौकर जवाब देता है GBVG। मालकिन बोलती है वेल गुड, नौकर बोलता है नो थैंक्स, इट्स माय प्लेजर। तो यहाँ पर इसे नौकर और मालकिन की वार्तालाप के बीच के रूप में, वार्तालाप के रूप में इस सेंटेंस को याद रखा जा सकता है। इससे अपने को ये वर्ण कोड सारणी याद हो सकती है इसमें। सही है। अब देखो इस वर्ण कोड सारणी के आधार पर अपन किसी कार्बन प्रतिरोध का मान कैसे ज्ञात कर रहे हैं। देखो यहाँ पर मैं एक
क्वेश्चन ले रहा हूं स्टूडेंट, जिसे अपन कार्बन प्रतिरोध का मान ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात करेंगे वो भी देख लो आप। तो ये अपने पास एक कार्बन प्रतिरोध है। इस कार्बन प्रतिरोध में ये 4 अलग अलग रंगों की पट्टियां हैं। ये 4 पट्टियां दर्शाती जो विभिन्न रंगों की है। अब यहाँ पर इन पट्टियों के रंगों का नाम मैं दर्शा दूं। यहाँ पर ये है लाल पहले, दूसरी पट्टी का रंग है सफेद, तीसरी पट्टी का रंग है हरा और चौथी पट्टी है सुनहरी। इन चारों पट्टियों का जो रंग है वो रंग अपने को ये दिया हुआ और ज्ञात करना है कि इस कार्बन प्रतिरोध का मान कितना होगा। इस कार्बन प्रतिरोध का मान अपने को ज्ञात करना है। ओके स्टूडेंट, इस वर्ण कोड सारणी के आधार पर इसका मान ज्ञात किया जा सकता है। इज दैट क्लियर? तो यहां पर देखो कैसे इसे अपन ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहली 2 पट्टियां देखो, इस प्रतिरोध का मान क्या होगा वो देखो, मैं सीधा यहां पर लिख सकता हूं। पहली 2 पट्टियां किसको व्यक्त करती है? सार्थक अंक को। तो यहां पर पहला रंग क्या है? लाल। तो लाल रंग के लिए सार्थक अंक देखो, लाल रंग का सार्थक अंक कितना है? 2। सही है। दूसरा रंग क्या है? सफेद रंग के लिए देखो सार्थक अंक क्या है? सफेद रंग के लिए सार्थक अंक 9। तो 2 9 अर्थात यहां पर एक संख्या बन गई 29। प्रथम 2 रंगों की पट्टियों के आधार पर अपन ने एक अंक बना लिया और वो अंक बन गया 29। सही है। फिर तीसरी जो पट्टी है वो किसको व्यक्त करें? दशमलव गुणांक। तो तीसरा रंग क्या है? हरा। हरे रंग के लिए देखो, हरा रंग अपने पास ये है, किसको? दशमलव गुणांक। तो यहां पर इसका दशमलव गुणांक 10 की पावर 5। सही है। इतना ओम यहां पर अपने को दिया हुआ है। फिर चौथा रंग है सुनहरी। गोल्ड के लिए यहां पर 67% ±5%। ये इसके निश्चित परिसर को व्यक्त करता है, इसके परिवर्तित मान को व्यक्त करता है। तो यहाँ पर इस कार्बन प्रतिरोध का जो मान है वो होगा 29 × 10 की पावर 5 ओम ±5% इस कार्बन प्रतिरोध के मान को व्यक्त कर रहा है। तो स्टूडेंट यहाँ पर आज की क्लास में अपन ने दूसरा टॉपिक डिस्कस किया है, वो क्या है? कार्बन प्रतिरोध। तो वर्ण कोड सारणी यहाँ पर जिसके आधार पर अपन कार्बन प्रतिरोध का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और ये वर्ण कोड सारणी जिसके आधार पर ये पूरी लीला रची गई है कार्बन प्रतिरोध की, इसका मान ज्ञात करने की। तो ये वर्ण कोड सारणी जिसको याद रखने का तरीका मैंने यहाँ पर आपको बताया बीबी रॉय के रूप में। स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट्स ही हैं आपको तैयार करने, अपनी लैंग्वेज में इसे उतारना है। तो यहाँ पर आज की क्लास में स्टूडेंट अपन ने 2 टॉपिक डिस्कस किए हैं। विद्युत प्रतिरोध जिसमें ओमीय प्रतिरोध और अनओमीय प्रतिरोध पढ़ा, और दूसरे टॉपिक के रूप में पढ़ा है अपन ने कार्बन प्रतिरोध। यदि स्टूडेंट इन टॉपिक्स में आपको कोई डाउट हो तो अपने डाउट का आप कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा। थैंक यू स्टूडेंट आज की क्लास के लिए।